गुड मॉर्निंग फ्यूचर ऑफिसर्स। आज की डेट है अगस्त 14 एंड आज थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने में बिकॉज काफ़ी सारे टॉपिक्स आज आए हैं आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। न्यूज़पेपर द हिंदू में काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने इंक्लूड करे हैं। तो आज के टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें से जो मुख्य टॉपिक हैं, दो मेन टॉपिक्स होंगे। हम नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात करेंगे। हम जो अभी हमारे पीएम ने एक स्कीम लॉन्च करी है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, उसके बारे में बात करेंगे। ये 3 स्केड्यूल्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि न्यूज़ में इंक्लूड है इनसे कुछ चीज़। NIIO दैट इज इंडियन नेवल इनोवेशन एंड इंडिग्नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे, क्या चीज़ है, डिफेंस मिनिस्ट्री की है। ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट क्या है और इंडिया क्यों इम्पोर्टेंट है। जुनेवल कोड क्या होता है, जुवेनाइल कोड क्या होता है, और काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें और भी हैं, वो सब इंक्लूड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है नो कॉन्फिडेंस मोशंस है। ये बाकी पॉलिटिकल न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट नहीं है। जान लेते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन होता क्या है। ओके, देखिए नो कॉन्फिडेंस मोशन सबसे पहले आता किसके अंदर है, 198 ऑफ लोकसभा रूल्स। जो रूल बुक है लोकसभा की, उसका रूल 198 के अंदर आता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। देखिए इस मोशन को कई बार क्या मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें पहली चीज जो हमें सबसे पहले याद रखनी है, इस कॉन्फिडेंस को, नो कॉन्फिडेंस मोशन को सिर्फ लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ना कि राज्यसभा के अंदर। ठीक। अब सबसे पहली चीज कि ये सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1963 में हुआ था ये। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के खिलाफ। और किसने किया था, जेबी आचार्य जेबी कृपलानी जी ने। तो ये काफी मतलब क्वेश्चन पुराना है, बट ये चीज हमें पता होनी चाहिए, इट्स काइंड ऑफ ए फैक्ट कि ये है, हुआ था ऐसा। तो फर्स्ट टाइम वाली चीज है, तो वैसे भी हमें हमेशा याद होनी चाहिए कि पहली बार नो कॉन्फिडेंस मोशन कब लाया गया था। तो 1963 में था, जेबी कृपलानी जी द्वारा। और किसके खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी के खिलाफ। ठीक। फर्स्ट लोकसभा कब बनी थी ये भी हमने लिख दिया है। अब ये सारी चीजें ना नोट कर दीजिए, करिए एक पेपर में, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना के, जैसे फर्स्ट लोकसभा अप्रैल 17 1952 ऐसे करके। नो कॉन्फिडेंस मोशन रूल 198 लोकसभा रूल, ऐसे शॉर्ट में लिख लीजिए तो आपको इजी रहेगा रिवाइज करने में भी। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन में होता क्या है, देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट टूल है लोकसभा का, जिसकी मदद से क्या किया जा सकता है, किसी भी गवर्नमेंट की मेजोरिटी गिरा दी जा सकती है, उसको रिजाइन करने पे मजबूर किया जा सकता है। ठीक। इसमें क्या होता है कि जब कोई दूसरी गवर्नमेंट नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेके आती है लोकसभा में, तो उसको, अब जिस भी गवर्नमेंट को 51% मेंबर्स वोट करेंगे जिस फेवर में, देखिए अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, ठीक, और 51% मेंबर्स ने वोट कर दिया उसके फेवर में, तो वो पास हो जाएगा और जो गवर्नमेंट है वो अपनी मेजोरिटी लॉस कर लेगी, जो करंट गवर्नमेंट होगी वो मेजोरिटी लॉस कर लेगी। तो ये अभी किस केस में आ रहा है, ये ये अपना गहलोत जो गवर्नमेंट है, जो पायलट और गहलोत जी के बीच में जो चल रहा था, उसके खिलाफ अभी बीजेपी कह रही है कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएंगे। उनको यकीन है कि ये सरकार गिर सकती है, तो इसलिए वो नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात हुई है। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है लोकसभा का। राइट। ये इस चाइज की चीजें, जैसे हमने टूल की बात करी, तो काइंड ऑफ ए टूल है, तो ये हमें पता होना चाहिए, कोई रूल वगैरह ऐसा चीज नहीं है, टूल है, टूल ऑफ लोकसभा। ओके, नेक्स्ट न्यूज। हाँ, ये एक अच्छी स्कीम आई है। स्कीम का नेम पहले जान लेते हैं, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट। ठीक। इस स्कीम के अंदर 3 पॉइंट है मेन। ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन को क्या कह रहे हैं मोदी जी, मतलब क्या चीज हो रही है। देखिए पहली तो होगी फेसलेस असेसमेंट, इसके अंदर कहा गया है, फेसलेस अपील कही गई है, और टैक्स पेयर चार्टर कहा गया है। देखिए इस चीज से तो आप थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे कि फेसलेस असेसमेंट मतलब कुछ वर्चुअली या ऑनलाइन होने वाला है। ऐसे ही फेसलेस अपील मतलब फिजिकली तो नहीं होंगी ये दोनों चीजें वर्चुअली होंगी, ऑनलाइन होंगी, या फिर ऑन फोन कॉल होंगी, कॉन्फ्रेंस होंगी, बट फिजिकली नहीं होंगी। बात करते हैं टैक्स पेयर चार्टर की, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये क्या चीज है, इसमें जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी के ऊपर डाउट नहीं कर सकता बिना किसी बेसिस के, मतलब अगर कोई पुख्ता बेस नहीं है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसे डाउट नहीं कर सकता कि आपने टैक्स प्रॉपर जमा किया है या नहीं किया है। ठीक। हरेसमेंट कहा जा रहा है कि हरेसमेंट और जो सस्पिशियस ट्रीटमेंट किया जाता था, वो चीज इससे कम होगा। ठीक। अब एक बात और है कि इसमें क्या है, राइट्स और
रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इंट्रोड्यूस की गई हैं। ओके, चार्टर मतलब होता है कि कोई नई चीज का कोई निर्वहन करना। ओके, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज इसमें है कि जो सर्वे अथॉरिटी होती है, यानी जो अथॉरिटी होती है जो अप्रूव करती है सर्वे किस चीज का, इंफॉर्मेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड असेसमेंट, जो असेसमेंट किया जाता है जैसे टैक्स पेयर्स का और उनकी वो जो सारी सर्वे कंडक्ट होती है उस के लिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी वो सिर्फ अब दो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं। कौन सी? एक तो डायरेक्टर जनरल ऑफ डीजी ऑफ इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन एंड द प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ आईटी या फिर चीफ कमिश्नर ऑफ आईटी। तो इन दोनों के पास ही पावर दे दी गई है, पहले तक ये पावर काफी डिस्ट्रीब्यूटेड थी। तो हमने ये चीज डिस्कस करी कि टैक्स पेयर चार्टर क्या होता है। तीन चीजें ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखनी है: टैक्स पेयर चार्टर, फेसलेस अपील एंड फेसलेस असेसमेंट। ठीक, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक एक्ट पास किया है 2020 में, इसका नेम आप याद रख लीजिए, बस नेम याद रख लीजिए, और विवाद से विश्वास एक्ट। ठीक, विवाद से विश्वास एक्ट। तो विवाद है, क्राइम से मत जोड़िएगा, विवाद से विश्वास एक्ट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। और किस लिए? जो टैक्स डिस्प्यूट पेंडिंग रहते हैं उनको सेटल करने के लिए। बात करते हैं फेसलेस असेसमेंट और फेसलेस अपील की। क्या चीज है फेसलेस असेसमेंट? देखिए, फेसलेस असेसमेंट तो है कि क्या होगा, सिर्फ एआई के थ्रू और डेटा के थ्रू सिलेक्शन किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू किया जाएगा कि जो केसेस हैं, जैसे अगर आपने कोई केस फाइल किया है कि मेरा ये केस है और मुझे टैक्स के रिगार्डिंग ये वाली प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, तो सारी चीजें डेटा एनालिटिक के थ्रू होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू होगी। और जो एलोकेशन होगा केसेस का ऑफिसर्स को, वो रैंडम एलोकेशन होगा। ये ऐसा नहीं होगा कि आपको किसी परफेक्ट पे ही जाना, मतलब आप किसी डिपार्टमेंट में किसी को जानते हैं उसी पे जाना है, या फिर एक ही पर्सन है उस पे ही जाना पड़ेगा, वो ऐसा नहीं होगा। ये ऑटोमेटेड एलोकेशन होगा केसेस का। इससे क्या होगा, एक ट्रांसपेरेंसी आएगी, सामने वाले को ये नहीं पता होगा कि मेरे पास किसका केस आने वाला है। ओके, ऐसा कुछ चीज नहीं होगी। तो ये चीज एक अच्छी है, बट इसमें क्या है, एक्सेप्शन है कुछ, जैसे सीरियस फ्रॉड अगर हुआ है, कोई मेजर टैक्स इवेशन हुआ है, सेंसिटिव मैटर है, इंटरनेशनल टैक्स है, ब्लैक मनी की अगर बात हो रही है, तो इसको फिर अपने अंडर अथॉरिटी लेगी जीडी, डीजी ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन, वो लेंगे इसको अपने अंडर। बट बाकी जो नॉर्मल होंगे वो सारी चीजें रैंडम एलोकेशन होगा, टर्म बेस्ड असेसमेंट होंगे, टर्म बेस्ड रिव्यूज होंगे, ये सारी चीजें होंगी। फेसलेस अपील क्या हुआ? देखिए, अपील टू बी रैंडमली एलोकेटेड टू एनी ऑफिसर इन द कंट्री, किसी भी ऑफिसर को अपील एलोकेट की जा सकती है, सेम एज एलोकेशन ऑफ केसेस। आइडेंटिटी ऑफ ऑफिसर डिसाइडिंग अपील विल रिमेन अनलॉक। देख रहे, ये चीज काफी अच्छी है कि जो ऑफिसर की आइडेंटिटी होगी वो नहीं पता चलेगी। आप फेसलेस है, आप ऑनलाइन करेंगे सारा काम, ऑफिस विजिट करने की कोई जरूरत नहीं है। और जो डिसीजन लेगी वो टीम बेस्ड होगा और रिव्यूड होगा, पूरा एक पर्टिकुलर का असेसमेंट या रिव्यू नहीं होगा। इसमें भी सेम चीजें हैं कुछ कि जैसे इंटरनेशनल टैक्स, ब्लैक मनी, इन चीजों को ये एक्सेप्शन है। बाकी जो नॉर्मल केस है वो सारे इसमें होंगे। तो तीन हमें इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, एक तो फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर चार्टर। ये आता है किसके अंदर? ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट के अंदर। राइट, नेक्स्ट न्यूज। हाँ, इस न्यूज में ज्यादा कुछ ऐसा खास नहीं है, बट एक एड्रेस की बात हो रही है। हाई कोर्ट ने उड़ीसा गवर्नमेंट को एक सर्कुलर इशू करने के लिए कहा है। सर्कुलर में क्या कहा है? देखिए, हाई कोर्ट का कहना है कि जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी राइटिंग लैंग्वेज, जिस हिसाब से वो लिखते हैं, काफ़ी रफ लिखा जाता है और अक्सर वो समझ में नहीं आता है। तो उससे हाई कोर्ट काफ़ी डिसअपॉइंटेड है, और हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जो आप प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं उनको कैपिटल लेटर्स में लिखा कीजिए, वो फ्यूचर में लीगल प्रोसीजर में यूज हो सकते हैं, तो उनको क्लियर होना जरूरी है। एक केमिस्ट भी उन्हें क्लियरली पढ़ पाए और एक पर्सन जो जिसका वो प्रिस्क्रिप्शन है वो भी उसे क्लियरली पढ़ पाए। तो हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये भी कहा है उन्होंने कि जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने सितंबर 21 2016 में ये एक प्रिस्क्रिप्शन दिया था किसको? डॉक्टर्स को, कि जो दवाई का आप नाम
लिखें, वो जेनरिक नेम जो लिखें वो कैपिटल लेटर्स में लिखें, बड़ा बड़ा, ताकि बड़ा बड़ा इन द सेंस क्लियर होना चाहिए। कैपिटल लेटर्स क्लियर होते हैं तो कैपिटल लेटर्स में क्लियर होना चाहिए। तो हाई कोर्ट ने ये चीज़ भी कही है और ये सर्कुलर एक जारी करने को कहा है उड़ीसा गवर्नमेंट को। ये चीज़ याद रखनी है कि कैपिटल लेटर्स में प्रेफर किया जाए। ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने इश्यू किया था, ओके, 2016 में। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि हमारे जो शरद ए बॉबडे जी हैं, जो सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, उन्होंने एक अपना एक विचार सा रखा है, कह सकते हैं विचार ही है, बिकॉज एक ऑफिशियली ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो इन्होंने कहा है कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है 1963 का, उसके अंदर क्या करना चाहिए, और काफ़ी सारी लैंग्वेज इंक्लूड करनी चाहिए। सिर्फ इंग्लिश और हिंदी और इन सबको, जो कुछ और लैंग्वेज है उनको के अलावा भी। उनका ये कहना है कि आज के डेट में गूगल ट्रांसलेटर का बहुत अच्छा यूज़ हो सकता है और वो बहुत अच्छा ट्रांसलेट कर सकता है, तो कुछ और लैंग्वेज को भी इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, ये उन्होंने किसके पक्ष में कहा है कि जैसे अभी जो आया था ना एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, उसकी नोटिफिकेशन आई थी 220 की, तो वो 22 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया। तो इस संबंध में उन्होंने कहा कि और लैंग्वेज हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे पार्लियामेंट में कर सकते हैं, कोर्ट में कर सकते हैं, तो और लैंग्वेज भी इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, बस उन्होंने ये कहा है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, जो ये 22 लैंग्वेजेस में ये एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट हुआ है, नोटिफिकेशन आई है, ये जो 22 लैंग्वेज है ये 8th स्केड्यूल के अंदर आती हैं। तो हमें ये चीज़ थोड़ा पता होनी चाहिए कि 8th स्केड्यूल के अंदर कौन कौन सी लैंग्वेज आती हैं। देख 22 आती हैं, कौन सी, ये देखिए, असमीज आती है, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोनकानी, मिथैली, तमिल, सिंधी, सांथली, संस्कृत, पंजाबी, उड़िया, नेपाली भी आती है, सोचिए आप, मराठी, मणिपुरी, मलयालम, तेलुगु, उर्दू। ये 22 लैंग्वेज हैं जो कि 8th स्केड्यूल के अंदर आती है। तो हमें दो चीज़ पता चल गई, एक तो 8th स्केड्यूल किससे रिलेटेड है, लैंग्वेज से रिलेटेड, और कितनी लैंग्वेज हैं, 22 लैंग्वेज है। ये मैप है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज ये मैप हम अपने टेलीग्राम चैनल में तो अपलोड कर ही चुके हैं, तो आप ये वहाँ से देख लीजिएगा। ये एरियाज है, सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, देन बंगाली, देन गुजराती, ऐसे करके ये सारी चीज़ डिफाइंड है। नेक्स्ट न्यूज़, राजनाथ सिंह जी जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने वर्चुअली लॉन्च कर दिया है इंडियन नेवल इनोवेशन एंड इग्निडिग्नेशन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज इसका नेम है NIIO। ये क्या ऑर्गेनाइजेशन है, इसका काम क्या है, देखिए नेवल से पता चल रहा है कि नेवी से रिलेटेड कुछ है। अब नेवी क्या है, नेवी पहले से ही क्या करती है, अपने वॉरशिप डिजाइन करती है ज़्यादातर, तो और फेमस भी है इस चीज़ के लिए। तो अब क्या फोकस किया जाएगा कि जो डेवलपमेंट हो वो अच्छे डिज़ाइन पे हो और अच्छे वॉरशिप्स और डिज़ाइन किया जाए, तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन ही बना दी गई है, इंडियन नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनियस ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम क्या होगा, देखिए ये तो पहली बात, ये 3 टायर ऑर्गेनाइजेशन है, यानी 3 चरणों में ये काम करेगी ऑर्गेनाइजेशन। आत्मनिर्भर भारत का इसमें विजन रखा गया है कि भारत जो भी चीज़ें बनाए अब आत्मनिर्भर हो, खुद बनाए, इंडिया में चीज़ें ज़्यादा बने। तो इसमें क्या है कि NIIO पुट इन प्लेस डेडिकेटेड स्ट्रक्चर फॉर एंड यूजर टू इंटरेक्ट विद एकेडमिया एंड इंडस्ट्री टूवर्ड फॉस्टरिंग इनोवेशन एंड इंडिजिनियस फॉर सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस। मतलब कहने का मतलब यही है कि जो इंडस्ट्री हो, जो एकेडमी हो, वो डिफेंस की तरफ, मतलब जो हमारा डिफेंस डिपार्टमेंट है, पूरा डिफेंस मिनिस्ट्री है, इंडियन नेवी है, एयरफोर्स है, आर्मी है, जो भी वहाँ पे इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, जो भी वॉरशिप्स होती हैं, जो एरोप्लेन होते हैं, उसमें को इंडिया खुद इनोवेट करे, खुद डिजाइन करे। तो उस संदर्भ में ये एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ है। ठीक है, जो नेवल टेक्निकल एक्सेलरेशन काउंसिल है, एनटेक, वो का काम करेगी इनोवेशन के अंदर मोस्टली, एनटेक नेवल टेक्नोलॉजी एक्सेलरेशन काउंसिल। ठीक, इसके अंदर क्या होगा कि एक वर्किंग ग्रुप होगा जो कि प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करेगा, और जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक्सेलरेशन सेल है, TDAC, वो काम करेगी एमर्जिंग डिस्ट्रीब्यूटिव टेक्नोलॉजीज, जो मतलब जो आ रही हैं अदर कंट्रीज से भी देख के, और सारी चीज़ जो एमर्ज हो रही हैं, मतलब जिनका अभी उदय हो रहा है, उन टेक्नोलॉजीज पे काम करेगा TDAC। तो हमें बस ये चीज़ अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ याद रखनी है वो ये कि ये इंडियन नेवल इनोवेशन इंडिजिनियस ऑर्गेनाइजेशन किसकी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है, और नेवल शिप्स जो डिज़ाइन की अगर हम बात करें, वॉरशिप डिज़ाइन, और इस पे काम करेगी
इंडिग्निजियसली, राइट। नेक्स्ट न्यूज। हाँ, अरुणाचल प्रदेश पुश करना चाह रहा है खुद को 6th स्केड्यूल के अंदर। ठीक है, अभी अरुणाचल प्रदेश कौन से स्केड्यूल में है? अभी फिलहाल तो अरुणाचल प्रदेश का कुछ ऐसा फिक्स नहीं है, बट हमने काफी इस पे देखा तो अरुणाचल प्रदेश 5th स्केड्यूल के अंदर तो नहीं लिखा है, बट यहाँ पे एक लाइन है, मैं आपको बता दूं ये वाली। द डिमांड फॉर ऑटोनोमस काउंसिल डज नॉट होल्ड वाटर एज अरुणाचल प्रदेश इज ए 5th स्केड्यूल स्टेट। यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है, ओके। बट 5th स्केड्यूल स्टेट के अंदर जो 10 स्टेट्स आते हैं वो कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड राजस्थान। अब ये देखिए, एक है 5th स्केड्यूल, एक है 6th स्केड्यूल। 6th स्केड्यूल में क्या होता है? स्पेशल राइट्स हैं कुछ कम्युनिटीज को 6th स्केड्यूल के अंदर, बट 5th स्केड्यूल के अंदर उतने राइट प्रोवाइड नहीं है जितने राइट 6th में है। तो अरुणाचल चाहता है कि वो किसके अंदर आ जाए? अपने को अरुणाचल के कुछ ग्रुप्स हैं वो खुद को 6th स्केड्यूल के अंदर चाहते हैं, ओके। जो 5th स्केड्यूल है वो कौन सा आर्टिकल के अंदर आता है? सबसे पहले ये पता होना चाहिए, 244 टू 44 के अंदर आता है। और किस चीज में डील करता है? प्रोविजन रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ स्केड्यूल एरिया एंड स्केड्यूल ट्राइब। इससे वो चीज एडमिनिस्ट्रेट करता है, कंट्रोल करता है, ओके। देखिए, जो 5th स्केड्यूल है वो क्या करता है? वो राइट प्रोवाइड नहीं करता है, स्पेशल राइट। जैसे मैंने आपको बताया ना कि 6th स्केड्यूल जैसे वो स्पेशल राइट प्रोवाइड नहीं करता है। अब फ्रंटियर स्टेट जो है, जैसे फ्रंटियर स्टेट जो बॉर्डर करते हैं भूटान के, वो आते हैं 5th स्केड्यूल के अंदर। भूटान, चाइना और म्यांमार, इसके अंदर जो बॉर्डर टच करते हैं वो मोस्टली है 5th स्केड्यूल के अंदर। 6th स्केड्यूल के अंदर कौन सा है? नागालैंड की अगर हम बात करें, ओके, नागालैंड किस आर्टिकल के अंदर आता है? 371। तो वो जो ये ग्रुप है ये क्या कह रहा है? अरुणाचल का जो ग्रुप है, अरुणाचल ग्रुप, या तो वो कह रहा है कि 6th स्केड्यूल के अंदर आ जाए, ठीक, या फिर किसके अंदर आ जाए? आर्टिकल 371 ए के अंदर आ जाए। दोनों में से किसी के भी अंदर आ जाए, क्योंकि जो आर्टिकल 371 ए है वो नागालैंड की बात करता है। नागालैंड की एक उसके अंदर क्या दी गई है? एक एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया है नागालैंड कस्टमरी लॉ के अंदर। तो वो डिफरेंट है, वहां पे ज्यादा रोल प्रेसिडेंट का भी है, ठीक। वहां पे पार्लियामेंट का भी तभी काम होगा जब वहां पे जो पार्लियामेंट के एक्ट हैं वो तभी अप्लाई किए जा सकते हैं जब नागालैंड की जो असेंबली है वो रेजोल्यूशन से डिसाइड करे कि हाँ ये चीज होगी। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है कि नागालैंड आर्टिकल 371 ए के अंदर आता है, ठीक है। 6th स्केड्यूल के अंदर कौन से 4 स्टेट्स आते हैं? देखिए, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इसकी जो कुछ ट्राइबल्स एरिया है वो है 6th स्केड्यूल में मेंशन। 5th में क्या है? 5th स्केड्यूल के अंदर 10 स्टेट्स आते हैं जहां पे क्या होता है कि कंट्रोल किया जाता है स्केड्यूल एरियाज को और स्केड्यूल्ड ट्राइब्स को, एडमिनिस्ट्रेशन ये चीज कंट्रोल करता है। और जो 6th स्केड्यूल है उसके अंदर 4 स्टेट आते हैं, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। आर्टिकल 244 में है ये भी और ये भी। और 6th स्केड्यूल के अंदर ट्राइबल एरियाज आते हैं इन चारों स्टेट्स के। तो ये है वो ट्राइबल एरिया, जैसे बोडोलैंड टेरिtoriयल काउंसिल और ये सारी काउंसिल जो है, ये मेघालय की काउंसिल, त्रिपुरा की एंड मिजोरम की, ये सारी काउंसिल्स आती हैं 6th स्केड्यूल के अंदर। तो बात ये थी कि अरुणाचल का जो ग्रुप है ये या तो वो चाहता है कि या वो इन काउंसिल्स के अंदर आ जाए, यानी वहाँ की जो काउंसिल है, 2 काउंसिल, ऑटोनोमस 2 काउंसिल है, वो या तो इनके अंदर आ जाए 6th स्केड्यूल के अंदर, या उसे आर्टिकल 371 के अंदर इंक्लूड कर दिया जाए, जैसे नागालैंड है, राइट। नेक्स्ट न्यूज। हाँ, ये कुछ एक इमेज आई थी अभी जो बेंगलोर में रायोट्स हो रहे हैं उससे रिलेटेड थी। तो यहाँ पे एक RAF पर्सनल टेकिंग फ्लैग मार्च इन रायोट हिट। तो RAF क्या चीज है? देखिए, आप लोग अगर CAPF की प्रिपरेशन करने हैं तो RAF आपको पता होना चाहिए, दैट इज रैपिड एक्शन फोर्स। और ये किसका है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की एक यूनिट है, ठीक है। स्पेशलाइज्ड विंग है, ये किससे डील करती है? रायोट से और क्राउड कंट्रोल सिचुएशन से। गठन कब हुआ था? 1991 में ये रेस की गई थी, 11 दिसंबर 1991 में, ज्यादा पुरानी भी नहीं है। मोटो क्या है? सर्विंग ह्यूमैनिटी विद सेंसिटिव पॉलिसिंग, ओके। सेम एक ऐसी ही यूनिट है CRPF की, उसको भी देख लेते हैं एक बार। कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन, कोबरा।
ये कोबरा वर्ल्ड की एक ऐसी फोर्स है जो कि गुरिल्ला वॉरफेयर की एक्सपर्ट है। ओके, ये चीज हमें याद रखनी है, गुरिल्ला वॉरफेयर की ये बहुत ही खतरनाक यूनिट है। यानी वर्ल्ड में अगर गुरिल्ला वॉरफेयर में इंडिया की कोई यूनिट को जाना जाता है तो वो है कोबरा बटालियन। इसका मेन गठन क्यों हुआ था? नक्सलाइट मूवमेंट से लड़ने के लिए इंडिया में। और सीआरपीएफ आपको पता ही है कि ऑल ओवर इंडिया फैली हुई है पूरे भारत में। तो कोबरा विंग कब आई थी? 2008 में, राइट। नेक्स्ट न्यूज, हाँ, लेबनान। अब ये थोड़ा लेबनान से रिलेटेड न्यूज है। अभी जो लेबनान में क्या ब्लास्ट हुआ था? अमोनिया नाइट्रेट का ब्लास्ट हुआ था। और बेरूत में, लेबनान के बेरूत में जो पोर्ट हाउस में, वेयर हाउस में जो रखा था काफी मात्रा में, 2750 टन की मात्रा में ये रखा गया था एमोनियम नाइट्रेट, जिसका ब्लास्ट हुआ था, बहुत खतरनाक ब्लास्ट हुआ था। तो अब क्या है, जनता आक्रोशित हो गई है और वहां पे उसने रायोट्स करना स्टार्ट कर दिए हैं, एंगर शो करना स्टार्ट कर दिया है। तो अब क्या कर दिया है, स्टेट ऑफ इमरजेंसी लग गई है बेरूत में। इंपॉर्टेंट चीज ये उतना नहीं है बट याद रख लीजिए, मेन चीज थी एमोनिया नाइट्रेट, जो हमने 7 अगस्त की न्यूज में कवर किया था। ये आई थी न्यूज कि मनाली में भी एक फैसिलिटी है जहाँ पे अमोनिया नाइट्रेट रखा गया है। तो इसलिए जब ब्लास्ट हुआ उसके बाद ये न्यूज काफी एक्टिव हुई थी। अमोनिया नाइट्रेट एक बार देख लेते हैं। अमोनिया नाइट्रेट ये कई बार आ जाता है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। सीडीएस और सीएपीएफ जैसे एग्जाम ये इसको स्ट्रक्चर दे देते हैं, ये दे देगा और पूछ लेगा कि अमोनिया नाइट्रेट इसमें से ये क्या चीज है। तो आपको फॉर्मूला तो पता होना चाहिए कम से कम, NH4NO3। इससे आप डायरेक्ट बना सकते हैं। N के 3 बॉन्ड है, H के साथ 4 बॉन्ड है, तो NH4 हो गया और NO3 हो गया। ठीक है, अमोनिया नाइट्रेट किस काम आता है? देखिए, वाइडली यूज किया जाता है एक तो फर्टिलाइजर में, एक्सप्लोजिव्स में। ये क्या करता है, एक टाइप का एक एज ए कैटलिस्ट काम करता है। ये ऑक्सीडाइज एजेंट है एक, और ये ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा देता है। जिसमें के साथ भी मिक्स होगा वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा देगा। तो ये क्या एज ए डायनामाइट और एक्सप्लोजिव का काम करता है। तो बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज, हाँ, इंडिया ने अनाउंस किया है 500 मिलियन का पैकेज मालदीव्स के लिए। ठीक, प्रोजेक्ट का नेम इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है कौन सा। देखिए, सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट नहीं किया है, इसमें 3-4 प्रोजेक्ट हैं जिसके बारे में मालदीव्स को पैकेज अनाउंस हुआ है। इंडिया मदद भी करेगा। इनिशिएटिव अनाउंस हुआ है अभी। एक तो एयर कनेक्टिविटी बबल से रिलेटेड ट्रैवल जो अभी चल रहा है हमारा फ्रांस और यूके और यूएसए जैसी कंट्रीज के साथ, वो बायलेटरल जो एग्रीमेंट हुआ था उस चीज की बात हुई है। एयर कनेक्टिविटी बबल फॉर ट्रैवल, डायरेक्ट फेरी सर्विस, सबमरीन केबल भी दी जाएगी फॉर टेलीकॉम कनेक्टिविटी। जैसे अभी कहाँ पे हुई है बताइए? अभी कुछ दिन पहले ही है, एक ऑप्टिकल फाइबर केबल स्टैब्लिश हुई है अंडमान निकोबार से। और कौन से स्टेट में हुई है इंडिया के, ये आप बताइए। एंड असिस्टेंट दिया जाएगा किस लिए? GMPC, दैट इज ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये वहां का सबसे अभी तक का बड़ा प्रोजेक्ट कंसीडर किया जाएगा। ओके, ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट GMPC, ये क्या करेगा? जो मेल है, यानी मालदीव्स की राजधानी है, उसको 3 उसके पास के आइलैंड के साथ कनेक्ट करेगा। पास के आइलैंड कौन कौन से हैं? एक तो विलिंगगिली है, ओके, एक थीलाफुशी है और एक गुल्ही फाहू है। तो ये 3 आइलैंड कनेक्ट होंगे मेल से। और कौन से प्रोजेक्ट के अंदर? ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के अंदर। तो इसमें इंडिया हेल्प भी करेगा एंड इंडिया ने फंडिंग भी करी है काफी बड़ी मात्रा में। एक ये इमेज है, ये चीज आप याद रख लीजिए। देखिए, फैक्ट बताऊंगा, अच्छा सा है, छोटा सा सुंदर प्यारा सा सीनामेल ब्रिज है। ठीक, ये ब्रिज कहां से कहां कनेक्ट करता है? चाइना से मालदीव को कनेक्ट करता है। और इस ब्रिज का नेम भी है चाइना मालदीव फ्रेंडशिप ब्रिज। ये ब्रिज है कहां पे? मालदीव्स में, लेकिन इसे बनाया है चाइना ने। ओके, ये चीज याद रखनी है, इसे बनाया है चाइना ने, मैन्युफैक्चर किया है चाइना ने और है मालदीव से। नेम क्या है इसका? सीनामेल ब्रिज। नेक्स्ट न्यूज, हाँ, जुवेनियल कोर्ट की हमने बात करी थी। जुवेनियल कोर्ट एक न्यूज आई थी कि वहां पे कोविड की टेस्ट पॉजिटिव हो रहे हैं। हमें इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास इसमें से? देखिए, जुवेनियल कोर्ट होता क्या है? पहली बात तो ये एक ऐसा कोर्ट होता है जहां पे जजमेंट पास किए जाते हैं क्रिमिनल्स के और एडोलेंस के खिलाफ, जिनकी एज अभी मेजोरिटी यानी 18 नहीं हुई रहती है। तो उसके खिलाफ यहाँ पे एक्शंस लिए जाते हैं। रूल एंड रेगुलेशन यहाँ पे होता है, यानी 18 से नीचे अगर कोई भी क्राइम करेगा तो उसे जुवेनियल कोर्ट में हाजिर किया जाएगा। जुवेनियल जस्टिस एक्ट
इंट्रोड्यूस हुआ था 2015 में। किसने इंट्रोड्यूस किया था? मेनका गांधी जी ने, जो उस समय क्या थी? मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो 2015 में हुआ था जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। ओके, अब जो ये चीज है, ये एक्ट, इसने एक इंपॉर्टेंट चीज हमें ये याद रखनी है कि इस एक्ट ने रिप्लेस किसको किया था? इस एक्ट ने रिप्लेस किया था जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 को। अब रिप्लेसमेंट, ठीक है, रिप्लेसमेंट अगर याद नहीं भी रह रहा है तो कोई बात नहीं। इसमें रिप्लेस क्या चीज हुई थी? मेन चीज ये क्यों रिप्लेस हुआ था? देखिए, पहले क्या था कि पहले 18 से नीचे के लिए सबके लिए एक रूल था, जो भी जुवेनाइल कोर्ट के अंदर आएगा और जो भी 18 से नीचे होगा उसे पेश किया जाएगा जुवेनाइल कोर्ट में, और सबको एक समान दिया जाएगा। मतलब चाहे वो 10 साल का है, चाहे वो 17 साल का है, चाहे वो 18 साल का है, उसको सबको एक जैसा ट्रीट किया जाएगा। ओके, लेकिन जब ये रिप्लेस किया गया 2015 वाले एक्ट के साथ, उसमें इसमें इंट्रोड्यूस किया गया कि जो 16 से 18 की एज ग्रुप है उसको एज ए मैच्योर पर्सन या फिर एज ए एडल्ट कंसीडर करना है या नहीं करना है। ये एक पैनल होगा, एक बोर्ड होगा, जिसमें साइकोलॉजिस्ट एंड सोशियोलॉजिस्ट होंगे, और वो डिसाइड करेंगे कि जो क्रिमिनल है जिसका एज ग्रुप 16 से 18 के बीच में है उसको एज ए एडल्ट ट्रीट करें या नहीं करें। क्योंकि कई बार वो एज ए एडल्ट ट्रीट किया जा सकता है, क्योंकि कई बार ऐसे रेप जैसे क्राइम हो जाते हैं जो कि काफी दुखद है। तो उसमें अगर इसको जुवेनाइल कोर्ट ही डिसाइड करेगा तो वो उसके नॉर्म्स थोड़ा हल्के होते हैं। तो वहाँ पे पहली बात क्या होगी कि जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है उसमें जो साइकोलॉजिस्ट हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं, वो डिसाइड करेंगे कि जो एज ग्रुप 16 से 18 का पर्सन है, जो चाइल्ड है, वो क्या एडल्ट की कैटेगरी में रखा जाए या नहीं। तो ये चीज हमें याद रखनी है। नेक्स्ट न्यूज, ऑस्ट्रेलिया शेयर्स एक्सपीरियंस ऑन 5G। ये न्यूज आई है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का रिलेशन। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ पे लिखी हुई है, सिर्फ ये ध्यान रख लीजिए। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ने जून में जो वर्चुअल समिट हुआ था उसमें एक चीज साइन करी है आपस में। क्या चीज करी है? साइबर एंड साइबर इनेबल्ड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, ये साइन किया है। और ये किसके लिए? कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंतर्गत। तो ये चीज हमें याद रखनी है कि साइबर इनेबल्ड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और साइबर, ये इंडिया ने किसके साथ साइन किया है? ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन किया है। नेक्स्ट न्यूज, हाँ, यूएई और एग्रीमेंट करेगा यूएई इजराइल के साथ। ठीक, अब ये डोनाल्ड ट्रंप जी ने बताया है थर्सडे को कि जो यूएई है और वो इजराइल है, यूएई इजराइल के साथ एग्रीमेंट करने के लिए, फुल डिप्लोमेटिक टाइप करने के लिए तैयार हो गया है। और उसमें क्या होगा? जो उनका एनेक्सेड ऑक्युपाइड लैंड है एक दूसरे का, फलस्तीन वाला जो फ्यूचर स्टेट्स का है, उसके लिए वो एग्रीमेंट करेंगे। ठीक, तो यूएई पहली गल्फ कंट्री होगी जो कि इजराइल के साथ किसी भी प्रकार का डिप्लोमेटिक टाई करेगी। तो ये चीज याद रखनी है, यूएई एंड इजराइल का भी टाई हो रहा है। नेक्स्ट न्यूज, हाँ, फ्रांस ने कुछ रीइंफोर्स करे हैं अपना नेवल फोर्सेस। कहाँ पे? मेडिटेरियन सी में। क्योंकि क्या हुआ है कि जो नाइबोरिंग कंट्रीज हैं वहां पे, जैसे ग्रीस और तुर्की, उनके बीच में थोड़ा विवाद उत्पन्न हो गया है। तो फ्रांस ने क्या करा है? अपने नेवल फोर्सेस डिप्लॉय किए हैं मेडिटेरियन सी में। ये रहा मेडिटेरियन सी, आप ये मैप में देख सकते हैं। मेडिटेरियन सी 21 से 22, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं है, कहीं पे 21 है, कहीं पे 22 लिखा है, बट मोटा मोटा आप ये याद रख लीजिए कि 20 से ऊपर, मोर देन 20 कंट्रीज से ज्यादा मेडिटेरियन सी बाउंड्री टच करता है। ओके, आज के आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट आए हैं, स्कूल विदाउट फ्रीडम, इसमें स्कूल कैसे करके अपने को डेवलप कर सकते हैं, स्कूल के ऊपर क्या क्या चीजें छूट नहीं दी गई है। मतलब जो अगर जैसे कि स्टेट के अंदर कोई स्कूल है या फिर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, गांव में है, तो उनको भी कुछ छूट दी जाए ताकि वो खुद को डेवलप कर सकें। इस से रिलेटेड आर्टिकल है, अच्छा आर्टिकल है, ये आपको जरूर पढ़ना है। एंड राइट बाय बर्थ, दैट इज कोपर्सनरी जो राइट्स हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, और डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के ऊपर ये डिसीजन आया है। तो ये चीज़ आपको पढ़नी है। आज के डिस्कशन में इतना ही था। होपफुली आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके कोई इश्यू है, कोई आपको चीज़ पसंद नहीं आई है, तो आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।